देखो इतिहास जब पढ़ेंगे हम लोग तो इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन मतलब सबसे पहले का। मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी अगर हम बांटे आगे में तो इसको भी 3 भाग में बांटेंगे। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और इसको सिर्फ ऐतिहासिक लिख लेते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक किसको बोलेंगे? जिस इतिहास का कोई लिपि नहीं हो, लिपि नहीं हो, यानी इसके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है, लिपि इसका नहीं होता है, लिपि नहीं हो। इसका क्या होता है? लिपि हो यानी लिखा हुआ तो हो, परंतु पढ़ा नहीं जा सका हो, पढ़ा नहीं जा सका हो। और तीसरा होता है जिसका लिपि भी हो और पढ़ा भी गया हो, लिपि हो और पढ़ा भी गया हो। तो सबसे अच्छा प्रमाण कौन सा हुआ? ये वाला, ऐतिहासिक वाला। ठीक है ना। इतिहास को हम लोग इस तरह 3 भाग में बांट सकते हैं। बनाओ। लिपि क्या होता है सर? देवनागरी लिपि सुना है? हाँ। रोमन लिपि सुना है? नहीं। रोमन लिपि नहीं सुना है? अंग्रेजी जो लिखते हो कौन लिपि में लिखते हो? रोमन। और हिंदी लिखते हो कौन लिपि में लिखते हो? देवनागरी। तो फिर तो लिपि कैसे नहीं सुना? संथाली लिपि, संथाल भाषा का कौन सा लिपि है? नहीं जानते। ओलचिकी, रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा की लिपि का नाम है ओलचिकी। इसके आविष्कारक कौन थे? रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू। नहीं जानता लिखते चलो, ये सब चीज जनरल नॉलेज का चीज है। जल्दी उतारो, जब हो जाए तो बता देना। पहला प्रागैतिहासिक काल। सर 1 मिनट, हम लिखे नहीं है, ये नीचे वाला लिखेंगे उसके बाद। लिख लो लिख लो लिख लो। एक नंबर देके लिखो प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में। ठीक है। किसको प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे? लिखो, वह काल जिसका कोई लिखित प्रमाण, वह काल जिसका कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य, प्रूफ, लिखित प्रमाण या साक्ष्य, इंग्लिश में प्रूफ, उपलब्ध नहीं हो, लिखित प्रमाण या साक्ष्य, इंग्लिश में प्रूफ, उपलब्ध नहीं हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।
ये डिफिनेशन डायरेक्ट पूछा हुआ है। उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसका भी डिफिनेशन लिख लो। वह काल जिसका लिखित साक्ष्य ब्रैकेट में लिखना लिपि, जिसका लिखित साक्ष्य ब्रैकेट में लिपि उपलब्ध हो परंतु अपाठ्य हो। अर्थात पढ़ा नहीं जा सका हो। उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, लिपि है लेकिन हम लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया कि क्या लिखा है उर्दू फारसी। ठीक है, तीसरा लिखो ऐतिहासिक काल। वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो अर्थात जिसकी लिपि हो तथा उसे पढ़ा भी गया हो, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिख लिया अमित? लवली? हाँ सर। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में डिफरेंस है स्क्रिप्ट का, लिपि का। लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संथाली की लिपि ओल चिकी लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू। इंग्लिश की लिपि क्या है? इंग्लिश की लिपि रोमन। क्या ओल चिकी सर? इंग्लिश ओल चिकी। संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी। ये क्वेश्चन पूछता है झारखंड एसएससी में। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी, कहीं ऊपर में नोट करके लिख लो। और इस ओल चिकी लिपि के आविष्कारक थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। आविष्कारक कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू। और पंडित रघुनाथ मुर्मू को और क्या कहा जाता है? मरांग गोमके कहा जाता है कि गुरु गोमके कहा जाता है? नहीं,
गुरु गोमके। संथाली आप गुरु जानते गोमके। हैं सर? हम जान के क्या करेंगे संथाली, सिखेबे नहीं करती है आप हम लोगों को। गुरु गोमके, ठीक है। और एक और नाम होता है गुरु शब्द से, गोमके शब्द से, एक होता है मरांग गोमके। मरांग गोमके ये किसको कहा जाता है? 1928 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाने वाला हॉकी में, क्या? जयपाल सिंह मुंडा। ये तो जयपाल सांसद भी थे। सिंह सांसद थे, बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। 2 गो की 3 गो शादी किए थे ये, धौ। और बड़ा बड़ा लोग से शादी किए थे, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा मतलब इस एरिया से बाहर जाके पढ़ने वाला पहला व्यक्ति यही है, छोटा नागपुर से। 1928 में हॉकी टीम का कैप्टन थे, ओलंपिक गए थे ओलंपिक खेलने के लिए, गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, ठीक है। सांसद भी रहे, ठीक है। तो ये ऐसे एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी था। संथाली भाषा की लिपि ओल सीखी, आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू को क्या कहा जाता है? गुरु गोमके। मरांग गोमके किसको कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को। मिटाएं इसको। चलिए अब लिखो एक पॉइंट बना के नीचे। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल कभी कभी आता है, जैसे बोल दिया कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक। तो प्रागैतिहासिक काल का कोई लिपि उपि है नहीं, ठीक है, तो इसका उदाहरण कुछ नहीं चलना है। अगर आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, अपाठ्य हो, अनरीडेबल, जो कि पढ़ा नहीं जा सका हो, अनरीडेबल, तो ऐसा स्क्रिप्ट वाला कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन है? एग्जाम्पल अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस में आएगा, आद्य ऐतिहासिक में आएगा कि ऐतिहासिक में आएगा कि प्रागैतिहासिक में आएगा, तो क्या लिखेंगे? आद्य ऐतिहासिक, सिंधु घाटी सभ्यता। एग्जाम्पल है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एग्जाम्पल किसका है? आद्य ऐतिहासिक काल का। दूसरा एग्जाम्पल ताम्र यानी तांबा। ताम्र मतलब सर एगो तांबा। क्वेश्चन आया है सर। बोलो। झारखंड शब्द का सर पहला जिक्र किस में हुआ है? वो लिखवाएंगे जब झारखंड जी के पढ़ाएंगे तब। वैसे ऐतरेय ब्राह्मण याद रखो। ताम्र की सर ऐतरेय सर? क्या बोला? ऐतरेय ऐतरेय। नहीं ताम्र सर, 13वीं सदी में ताम्रपत्र में जिक्र है। ताम्रपत्र अलग चीज है। किताब का क्या नाम था? किस बुक में, किस ग्रंथ में? तो ऐतरेय ये तो ब्राह्मण। नहीं। ताम्र सभ्यता, ठीक है। कॉपर सिविलाइजेशन। कॉपर सिविलाइजेशन ये भी किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल, ठीक है। इस ताम्र सिविलाइजेशन में और 2-3 नाम आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? आहार सिविलाइजेशन। आहार, आहार संस्कृति, आहार संस्कृति या सभ्यता। आहार जगह का नाम होता है, ठीक है। आहार संस्कृति या सभ्यता ये भी इसी का एग्जाम्पल है। जारवे, ये नाम पूछ देगा किस सिविलाइजेशन का है। जारवे संस्कृति या सभ्यता, ये सब एग्जाम्पल किसका है? आद्य ऐतिहासिक काल का। इसका हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। लो इसको स्याही डालो किसमें, वहां। जारवे संस्कृति, आहार संस्कृति, ताम्र संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, ये चारों एग्जाम्पल है आद्य ऐतिहासिक काल का, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल का अगर एग्जाम्पल पूछे तो 600 BC के बाद का काल, आफ्टर 600 BC जो भी चीज हम लोग
जानते हैं, इसका लिखित प्रूफ उपलब्ध है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसलिए 600 BC के बाद का जो समय है उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, आफ्टर 600 BC, बिफोर क्राइस्ट। हो गया? जी। अब लिखो नीचे, संपूर्ण, हाँ एक पॉइंट लिख करके फिर आगे लिखवाएंगे। संपूर्ण पाषाण युगीन सभ्यता को, पाषाण मतलब पत्थर, संपूर्ण पाषाण युगीन सभ्यता को, पाषाण युगीन सभ्यता को संपूर्ण पाषाण युगीन सभ्यता को उसके उपकरणों की अधिकता के कारण उसके उपकरणों, सर हाँ, संपूर्ण हाँ। पाषाण, उसके बाद का स्पेलिंग नहीं आता। संपूर्ण पाषाण युगीन सभ्यता को उसके उपकरणों की अधिकता के आधार पर, उसके उपकरणों की अधिकता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण पाषाण युगीन सभ्यता को उसके उपकरणों की अधिकता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यहाँ लिख लेना पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव का अर्थ होता है नया, इसका क्या शब्द अर्थ होता है? नया, न्यू। मध्य मतलब बीच, पूरा मतलब पहले। लिख लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको टेबल में बता रहे हैं। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर। सबसे पहले पत्थर का उपकरण बना, उसके बाद धातु का। तो पत्थर का जो उपकरण बने उसके आधार पे हम लोगों ने पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में डिवाइड करो। पूर्व पूरा पाषाण काल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, लिखो फटाफट। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल,
उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। लिख लिए? अमित लिख लिया? जी। अब पूर्व पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज जानती है ना लवली? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोन एज। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड पता करते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड को पूरा पाषाण बोलेंगे, कौन से टाइम पीरियड को मध्य पाषाण बोलेंगे और कौन से टाइम पीरियड को नव पाषाण बोलेंगे। तो 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक का समय को क्या बोलेंगे? पूरा पाषाण काल। 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक इसको बोलेंगे मध्य पाषाण काल। इसको क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण काल। 10,000 बीसी से उसके बाद क्या लिखे सर? 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। इसलिए और इसका टाइम पीरियड है 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक। 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक। सर फर्स्ट वाले में क्या लिखे हैं? ये 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी का जो समय है उसको पूरा पाषाण काल, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक को मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। PALEOLITHIC, पैलियोलिथिक एज। बीसी का लिख लो। मतलब सर? कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है सीधे डायरेक्ट ऐसे लिख देगा पैलियोलिथिक, तो नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? ऐसे ऑप्शन दे देगा पैलियोलिथिक। समझे? ये पूरा पाषाण नहीं देकर के ऑप्शन क्या दे देगा? पैलियोलिथिक। तो इसका जानना जरूरी है। पैलियोलिथिक एज किसको बोलेंगे? पूरा पाषाण काल को। पैलियोलिथिक किसको बोलेंगे? पूरा पाषाण को। इसको बोलते हैं मेजोलिथिक। मेजो मतलब मध्य होता है, कभी भी मेजो शब्द जाएगा, कहीं भी मेजो शब्द मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मध्य। मेजोलिथिक। MESOLITHIC, मेजोलिथिक एज। एस है लेकिन जो पढ़ते हैं उसको, ठीक है, मेजोलिथिक एज। और नव पाषाण काल को बोलो नियोलिथिक।
NEOLITHIC, नियोलिथिक एज। ऐसे ऑप्शन दे देगा, हिंदी में लिख देगा नियोलिथिक, ठीक है। नियोलिथिक, मेजोलिथिक और इसको पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, ठीक। और बीसी का मतलब क्या हुआ सर? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले को बीसी लिखते हैं। बिफोर क्राइस्ट नहीं लिखते हैं, ईसा पूर्व। जी। यही इसी का अर्थ होता है बीसी, ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व। हो गया। अब हम बात क्या कर रहे थे, उपकरण, मतलब जिससे लोग शिकार करता था या जो जो चीज इस्तेमाल करता था उसके बारे में, ठीक है। चलिए लिखो, पॉइंट बना के लिखो। पूरा पाषाण काल, पॉइंट बना के लिखो, कुछ पॉइंट लिखाना जरूरी है। पूरा पाषाण काल की अवधि, पूरा पाषाण काल की अवधि 2.5 लाख ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व, जो यहाँ लिखे हैं उसी को लिखवा रहे हैं स्टेटमेंट में। 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। इस समय मानव, इस समय मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक था, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, ठीक है जी। देखो पूरा पाषाण काल में, इसी में पूरा पाषाण काल में, हाँ अगला पॉइंट, पूरा पाषाण काल में औजार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जाता था। बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जाता था। कौन सा पत्थर? बालू वाला। क्यों क्यों बलुआ पत्थर का उपयोग करता था? कुछ तो कारण होगा। और दूसरा पत्थर क्यों नहीं उपयोग करता था? अब उस समय तो कोई और अस्त्र, हथौड़ी तो था नहीं कि सब पत्थर को तोड़ दें। था हथौड़ी उस समय? नहीं ना। तो बलुआ पत्थर ऐसा पत्थर होता है जो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। तो इसको किसी भी तरह से तोड़ के वो उपकरण की तरह उपयोग करता था। तो बलुआ पत्थर इसलिए क्योंकि ये सॉफ्ट और मुलायम होता है, ठीक है। सॉफ्ट या मुलायम होता है, इसलिए बलुआ पत्थर का उपयोग करता था उस समय, क्योंकि उसके पास तो और कोई उपकरण था नहीं कि मजबूत पत्थर को तोड़ दे। तो जो सॉफ्ट पत्थर मिला उसी से उपकरण बनाता था। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर। तो जो ये उपकरण बनाया, औजार, औजार यानी उपकरण, ये 3 प्रकार का उपकरण बनाता था। लिखो,
पुरापाषाण काल में तीन प्रकार के उपकरण पुरापाषाण काल में तीन प्रकार के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, यानी प्रमाण, तीन प्रकार के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 1 हस्त कुठार। हस्त मतलब होता है हाथ, हस्त कुठार। हैंड एक्स, हैंड एक्स, हस्त कुठार। दूसरा खंडक, ये सब याद रखना, हस्त कुठार। दूसरा खंडक, देख लिए। और तीसरा है विदारणी। विदारणी, खंडक मतलब टुकड़ा करने वाला, और विदारणी मतलब उखाड़ने वाला, टुकड़ा भी करने वाला, उखाड़ने भी वाला। ठीक है, कितने प्रकार का उपकरण मिला पुरापाषाण काल का? तीन। कौन कौन सा? हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। अब हस्त कुठार मतलब ऐसा कुठार जो सिर्फ हाथ से यूज करते थे, हैंड एक्स बोले इंग्लिश में। खंडक, दो चीज को टुकड़ा करने के लिए, ठीक है, टुकड़ा करने के लिए, काटने के लिए। और विदारणी, देखो खंडक और विदारणी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, कुछ इस प्रकार का होता था उपकरण, ठीक है। इसमें एक साइड धार कर देता था, क्या कर देता था? धार बना देता था काटने के लिए, ठीक। और विदारणी भी लगभग यही था, इसी प्रकार का ही। इसमें दोनों साइड धार करता था, एक साइड मोटा धार और एक साइड पतला धार। तेज, तो मोटा धार होता था उसमें मोटा चीज काटता था, पतला धार में पतला चीज काटता था। और ये लकड़ी का कुछ बना हुआ था जिसको पकड़ने के लिए काम करता था, ठीक है, उसमें लगा हुआ था लकड़ी का। समझ गए? तो खंडक, विदारणी और हस्त कुठार, ठीक है। नीचे स्टेटमेंट लिखो। और यूरोप एवं भारत में, 5 मिनट और, यूरोप एवं भारत में दोनों जगह, यूरोप एवं भारत में दोनों जगह हस्त कुठार, खंडक और विदारणी के प्रमाण मिले हैं। तीनों, हस्त कुठार, खंडक और विदारणी के प्रमाण मिले हैं। अमित म्यूट करो। भारत तथा यूरोप दोनों जगह हस्त कुठार, खंडक और विदारणी के प्रमाण मिले हैं, परंतु यूरोप में मिले प्रमाण, यूरोप में मिले प्रमाण के साथ, यूरोप में मिले प्रमाण के साथ मानव के अवशेष भी मिले हैं, मानव के अवशेष भी मिले हैं। मानव के अवशेष भी मिले हैं, जबकि भारत में मिले प्रमाण के साथ, जबकि भारत में मिले प्रमाण के साथ मानव के अवशेष नहीं मिले हैं, मानव के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक।
एक नोट पॉइंट लिखो। अब मानव के अवशेष की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेपिथेकस, ये नाम याद रखना, ऑस्ट्रोपिथेकस, ट्रे नहीं ट्रो, ऑस्ट्रोपिथेकस का जीवाश्म, ऑस्ट्रोपिथेकस का जीवाश्म सर्वप्रथम ऑस्ट्रोपिथेकस का जीवाश्म सर्वप्रथम अफ्रीका में मिला था। अफ्रीका में मिला था, जो 2 पैर से चलने वाला बाइपेडल, जो 2 पैर से चलने वाला, 2 पैर से चलने वाला प्रथम जीव था। जीव, इससे पहले 2 पैर वाला कोई नहीं था। 2 पैर से चलने वाला प्रथम जीव था। तथा इसकी संरचना बंदर की तरह था। तथा इसकी संरचना बंदर की तरह था। समझ में आ गया? तो हम लोगों का 2 पैर है, तो हम लोगों का पूर्वज किसको माना जाता है ना? खाली पूंछ नहीं है, बाकी सब तो वही है। पूंछ भी है, जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो पूंछ का जो पदार्थ है वो सिकुड़ करके, क्योंकि उसका यूज नहीं होने लगा तो सिकुड़ के शरीर के अंदर में रह गया है, उसको बोलते हैं वेस्टिज ऑर्गन। क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिज ऑर्गन। तो हम लोगों के शरीर में 3 तरह का वेस्टिज ऑर्गन मिलता है। जैसे एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है शरीर से। अपेंडिक्स का यूज होता था कब? जब पेड़ पौधों का पत्ता खाते थे तब, तो पचाने के लिए अपेंडिक्स यूज होता था। अब पेड़ पौधा का पत्ता खाते नहीं हो, खाते हो पका करके, ठीक है, तो उसका यूज नहीं होने लगा। तो उसका यूज नहीं होगा तो जिस अंग का यूज नहीं होता है और शरीर में है तो उसको बोलते हैं वेस्टिज ऑर्गन, वेस्टिज अंग, वेस्टिज ऑर्गन या वेस्टिज अंग। ठीक है, तो हम लोगों के शरीर में 3 तरह का वेस्टिज ऑर्गन है, जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक, दूगो तो बताइए। अपेंडिक्स कहते हैं ना सर? वेस्टिज ऑर्गन हमारे शरीर में 3 है, उसमें से एक है अपेंडिक्स। ठीक है जी, इसलिए ना जब भी थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो अपेंडिक्स निकल देता है, जानता है इसका कोई यूज नहीं है। समझ में आ गया? तो आज इतना ही करेंगे।